हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक बैच लेके आया हूँ, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बैच को लाने का मेरा पर्पस केवल इतना सा था कि आप लोग जो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई है, टीएचडीसी जेई है, या उसके साथ साथ अगर देखें तो यूपीएससी जो कंडक्ट करा रही है, यूपीएसआईसी जेई का, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जेई और एई के, जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं। और ये एग्ज़ाम 2 से 3 महीनों के अंदर आने वाले भी हैं। इवन अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई एग्ज़ाम्स के भी हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर नोटिफिकेशंस रिलीज़ हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ पर इस बैच को लाने का उद्देश्य केवल इतना सा मेरा है कि आपको एक क्रिस्प फॉर्म में नोट्स मिल जाए और उसके साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि आप मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी बुकें हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 50,000 60,000 क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने बैठते हो, फिर भी बच्चों के पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 10,000 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। वो ये सोचते हैं यार कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छूट रही हैं। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम केवल और केवल अगर देखा जाए तो सर 200 क्वेश्चन करेंगे ऑलमोस्ट। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 150 से 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, और हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अब हम आसानी से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ ही इस बैच को लाने का केवल इतना सही है। और मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी भी चाहूँगा कि बेटा 1 साल तक मैं कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहा, कहीं कुछ पढ़ा नहीं रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी और पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया, ये टीचिंग से काफ़ी दूर हो गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, अब एक नए जोश और नए उत्साह के साथ मैं आया हूँ, जहाँ पे हम आपको सारी सुविधाएं देने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप आसानी से अपने सपनों की उड़ान भर सकें और अपना गोल अचीव कर सकें। तो बेटा, जैसा कि प्लानर भी हमने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया है, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल इंजीनियर्स कॉर्नर के नाम से है, और ये यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स जेनी के नाम से है, तो दोनों एक ही हैं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके वो प्लानर भी देख सकते हैं, और जहाँ पे उन प्लानर में वो सारी की सारी चीज़ें बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी जेई, अक्टूबर में 9-10-11 एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, उसके पहले ही सितंबर लास्ट तक हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं, कंप्लीट टेक्निकल, जहाँ पे हम आपको 100 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल यही चीज़ पढ़नी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो कि इस क्वेश्चन को समझ जाएँ और ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहें। जब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी बेटा, तो डेफिनेटली हम अच्छे से कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, और एग्ज़ाम में भी हम आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते रहिएगा, नॉन टेक्निकल का भी हम प्लान करेंगे, बट अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस टेक्निकल में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा बैच का नाम है ऑल इन वन, दैट मीन्स सारे जे एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम सब्जेक्ट्स लेके आए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा के उपयोग। तो इस सब्जेक्ट को भी लेके आने का मेरा मोटिव केवल इतना सा था कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है यार, मशीन पढ़ लेते हैं, मेजरमेंट पढ़ लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लेते हैं, बट कोई भी यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पे ऐसे कोई भी ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है जो बच्चों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, एक सेल्फ मोटिवेशन दें कि नहीं यार, ये चीज़ बहुत आसान सा सब्जेक्ट है और मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा लाने का पर्पज़ सबसे पहले इस सब्जेक्ट का केवल यही है कि आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट मिले, एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, और अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले। कोई भी क्वेश्चन आपकी कॉपी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हाथों द्वारा बनाए गए हैं, और एक एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इल्यूमिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपके कुछ टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स अगर हम देखें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमारे पास अगर टॉपिक्स देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है,
हीटिंग है, वेल्डिंग है, इल्यूमिनेशन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और जिसमें हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इल्यूमिनेशन का। तो इल्यूमिनेशन का क्या वेटेज है और उसके साथ साथ अगर देखें तो इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। तो अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम्स की बात करूं तो 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको ध्यान से पढ़ना है। हर साल ऑन एन एवरेज कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कि जो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इल्यूमिनेशन को। तो इल्यूमिनेशन का यहाँ फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। तो आज का टारगेट देख लेते हैं यार, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है। तो आज के टारगेट में मैं आपको डिस्कस करूँगा जनरल टर्म्स यूज्ड इन इल्यूमिनेशन। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो इल्यूमिनेशन है उसमें जनरल टर्म्स क्या होते हैं, लाइट क्या है, उसके साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स क्या हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, क्लियर क्या है, ब्राइटनेस क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के थ्रू मतलब सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ये आज जरूर पहला लेक्चर होगा, एक पन्ना ही होगा, लेकिन हम 26 से 27 सितंबर तक पूरा का पूरा टेक्निकल मैं आप लोगों को अच्छे से कवर करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आपको कहीं से भी अलग से कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आप अपने मंजिल को पाएंगे, आपकी जीत पक्की होगी। बस आपको क्या करना है, लगातार एक डिसिप्लिन तरीके में, जैसा कि मैंने टाइम भी मेंशन किया है कि पर डे 8 बजे 18 जुलाई से मैं मेज़रमेंट या मशीन पावर सिस्टम या कोई भी यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जितने भी टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द प्लानर अपलोड करता रहूँगा। मैं भी चाहूँगा कि बेटा जल्दी से जल्दी हम लाइव आएँ और आपसे रूबरू हों, लेकिन तब तक के लिए आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे से पढ़ने होंगे। अच्छे से आप इनको देखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए ज़रूर। और उसके साथ साथ मैं आपका फीडबैक भी चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ने में मज़ा आए तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसीलिए कहा गया है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है यार, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि फोटॉन्स आर फाउंड इन लाइट, कि लाइट में जो हमारी लाइट होती है, इस लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट रिक्वायर्स अ फिजिकल मीडियम, मतलब लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसमें फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है। तीसरा ये कह रहा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। बेटा मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब ही केवल इतना सा है ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि ये कहा गया है कि टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन इज द 50% सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को समझना ही उसका 50% आंसर देने के बराबर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्लाइंडली केवल आंसर नहीं या ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी कोई भी एक करेक्ट करके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एक एक कॉन्सेप्ट को 1 by 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यार लाइट है क्या। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि
ह्यूमन आई पर एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ पर बेड देख पा रहे हो, लैपटॉप देख पा रहे हो, मोबाइल देख पा रहे हो, या आप यूट्यूब के माध्यम से मेरे चैनल्स पे इन लेक्चर्स को भी देख पा रहे हो, तो ये केवल और केवल किसकी मदद से हुआ? लाइट की मदद से हो रहा है। यही लाइट क्या कर रही है? ये हमारी आंखों पर एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है जिसके कारण हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या है? लाइट इज़ एन, हम ये लिख सकते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation which provides visual sensation on human eye and makes object visible। तो यहाँ पे साफ आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई। ऑप्शन 3 आप देख सकते हो कि लाइट क्या है? लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट है, विच प्रोवाइड्स विजुअल सेंसेशन ऑन द ह्यूमन आई एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि ह्यूमन आई पर एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं यार, सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए लाइट के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो लाइट है उसमें फोटॉन्स पाए जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोटॉन्स आर फाउंड इन लाइट। मतलब जो भी लाइट है आप उन लाइट्स में क्या फाउंड करते हो? फोटॉन्स को फाउंड करते हो। मतलब वहाँ पे आपको फोटॉन्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि लाइट किस तरह की वेव है बेटा, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, न कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइट क्या है? लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। और लाइट को फ्लो करने के लिए या लाइट को पास होने के लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी भौतिक माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी लाइट हम देखते हैं वो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव है। एंड इट does not require any physical medium। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें किसी भी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है इन केस ऑफ द पासिंग ऑफ लाइट। तो लाइट को पास करने के लिए किसी भी भौतिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? पहला याद रखना है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा याद रखना है कि ये हमेशा ह्यूमन आई पे विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तीसरा याद रखना है कि लाइट में फोटॉन पाए जाते हैं। चौथा याद रखना है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है और इसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ साथ अगर पूछूं मैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, देन स्पीड ऑफ लाइट अगर आपसे पूछा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट बेटा कितना है? सबको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 300 मीटर पर माइक्रो सेकेंड। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर माइक्रो सेकेंड है या 300 मीटर पर माइक्रो सेकेंड होती है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब आप क्वेश्चन का सारा आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे बेटा कि फोटॉन्स आर फाउंड इन लाइट, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ सर, लाइट में फोटॉन पाए जाते हैं। लाइट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं, गलत है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा। लाइट कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये ट्रांसवर्स है। और यहाँ पर क्या इसको फिजिकल मीडियम की ज़रूरत है? नहीं, कोई भी फिजिकल मीडियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है।
तीसरा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है? हाँ, करेक्ट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी पहला और तीसरा यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 और 3। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं और लाइट के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार पुनः रिवाइज करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ह्यूमन आई पे विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसी के कारण ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, फोटॉन्स लाइट में पाए जाते हैं। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए। लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है या 300 मीटर पर माइक्रो सेकेंड होती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसको आपको गायत्री मंत्र की तरह याद रखना है बेटा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा प्राइमरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? मतलब लाइट का जो है नेचुरल सोर्स होना चाहिए और वो भी कैसा, प्राइमरी होना चाहिए यार। तो यहाँ पर पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? तो अगर देखा जाए बेटा, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में देखें तो नॉर्मली लाइट के 2 तरह के सोर्स हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्स और दूसरा जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। तो सबसे पहले हम बात करें कि नेचुरल सोर्स क्या है। लाइट के 2 सोर्स हैं, पहला नेचुरल सोर्स और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स, या इसी को बेटा हम कहते हैं मैन मेड। कौन सा सोर्स है ये, मैन मेड सोर्स। तो 2 तरह के सोर्स हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मतलब एक मानव द्वारा निर्मित होंगे जिनको हम कृत्रिम बोलते हैं या आर्टिफिशियल सोर्स बोलते हैं, और दूसरा क्या है, नेचुरल है। दैट मीन्स ये सोर्सेज जो हैं मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो पहले भी आप देख सकते हैं कि बहुत प्राचीन कालों से आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, डे लाइट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने डेली रूटीन के कार्यों में। तो ये किसके द्वारा हुआ, सन के द्वारा हुआ। रात में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो लाइट आपको मिलती है वो किससे मिलती है, मून से मिलती है। तो इसका मतलब कि जो सूर्य है या सन है वो क्या है, एक प्राइमरी नेचुरल सोर्स है, जबकि मून क्या है, मून में अपना कोई प्रकाश नहीं होता बेटा, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकता है। तो यहाँ पर हम मून को सेकेंडरी सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट कहते हैं। मतलब ये नेचुरल लाइट का क्या है, एक सेकेंडरी सोर्स है, तो इसको हम सेकेंडरी नेचुरल सोर्स भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स में 2 पार्ट हो गए, एक प्राइमरी नेचुरल सोर्स, प्राइमरी सोर्स, और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्या है बेटा, सेकेंडरी सोर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्राइमरी सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स क्या है, सन, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो प्राइमरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। जबकि अगर हम बात करें कि मून क्या है, हमारा सेकेंडरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। हालांकि मून में अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकता है, तो इसलिए हम मून को सेकेंडरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप पूर्णिमा पे देख सकते हो बहुत सारा उजाला रहता है, आपको लगता है कि हाँ दुधिया रोशनी में भाई सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो 2 हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्राइमरी और सेकेंडरी। सन क्या है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। मून क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। दूसरी चीज़, अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके 2 तरह के आर्टिफिशियल सोर्स हो जाते हैं बेटा। सबसे पहला जो सोर्स होगा वो आपके मैकेनिकल लैम्प्स होंगे। कौन कौन से लैम्प होंगे, मैकेनिकल लैम्प्स होते हैं, मैकेनिकल लैम्प्स होते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल लैम्प है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लैम्प है। तो ये 2 तरह के सोर्स हो गए यार, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो एक चीज़ अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो पहले के शुरू में अगर मानव द्वारा निर्मित जो थे वो मैकेनिकल लैम्प्स थे, जैसे कैंडल्स हो गए, फ्लेम ऑपरेटेड लैम्प्स हो गए, लालटेन, दिया बाती, ये सारे के सारे क्या हैं, मशाल, ये सारे राजा महाराजा मशाल का यूज़ करते थे। ये सारे के सारे आपके मैकेनिकल सोर्स ऑफ लैम्प हैं या लाइट हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, जो आज के समय आप यूज़ करते हो, एलईडी है, इनकैंडेसेंट बल्ब है, सीएफएल है, फ्लोरोसेंट लैम्प है, हैलोजन है, डिस्चार्ज लैम्प है, सोडियम वेपर लैम्प है, मरकरी वेपर लैम्प है, आर्क लैम्प है। तो ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट टाइम में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल लैम्प है।
तो हम ये सिंपल सा अगर इसको इन नट सेल बात करें संक्षिप्त रूप में, तो सोर्स ऑफ लाइट दो तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्राइमरी और सेकेंडरी। सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, मून जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट मैन मेड होगा, ये मैकेनिकल लैम्प्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल। पहले जो यूज़ होते थे वो मैकेनिकल लैम्प्स इन द बिगनिंग, और आज के समय करंटली अगर देखा जाए तो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल लैम्प के द्वारा, बिकॉज मैकेनिकल लैम्प्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे पॉल्यूशंस वगैरह होता था। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उतनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी नहीं होती थी मैकेनिकल लैम्प्स की। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टडी आउटपुट आपको नहीं मिलता था। शुरू में तेल अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आउटपुट है, लेकिन उसके साथ साथ देखें तो आउटपुट कम होता जाता है, रिलायबल उतना नहीं होता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे, और इन ड्रॉबैक्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, कंपनसेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प्स। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो सन अगर देखा जाए तो सन कौन सा सोर्स है? सन जो है वो प्राइमरी नेचुरल सोर्स है। इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करें तो ये कौन सा है? ये मैन मेड है। ये क्या है? ये मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, और ये भी इलेक्ट्रिकल लैम्प है। कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स भी मैन मेड है, बट ये कौन सा है? मैकेनिकल लैम्प है। ये कौन से लैम्प है? मैकेनिकल लैम्प। मून की बात करें बेटा यहाँ पर, तो मून कौन सा सोर्स है? नेचुरल है, बट ये कौन सा? सेकेंडरी है। तो ये ध्यान रखना है। सन क्या है? प्राइमरी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर ए होगा, सन। आंसर में मैं स्क्वायर बना दूंगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ए। बाकी सारी भी चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प्स। इलेक्ट्रिकल लैम्प जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने घरों में, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं? तो इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑप्शंस आपके CFL हो सकता है, LED हो सकता है, इनकैंडेसेंट बल्ब हो सकता है, इनकैंडेसेंस बल्ब हो सकता है, या लैम्प। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हेलोजन लैम्प। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिकल लैम्प के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के वो क्या हैं, तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया कि यार ड्रॉबैक्स जो मैकेनिकल लैम्प्स के थे वही एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के। मैकेनिकल लैम्प्स किन कारणों से आपने रिप्लेस कर दिया? पहला, हम उसको ज़्यादा कंट्रोल आसानी से नहीं कर सकते थे, एक बार जला दिया वो जलता रहेगा यार, उसके आउटपुट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। जब तक आप फ्यूल देते रहोगे उसके कारण जो है वो जलता रहेगा, उसके बाद वो सिंपल ख़त्म हो जाएगा। तो रिलायबल नहीं है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी। मेंटेनेंस, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स की ज़रूरत वहाँ पे होती है। आउटपुट उसका स्टडी नहीं है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म आउटपुट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। और उसके साथ साथ पॉल्यूशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप फ्यूल वगैरह को बर्न करोगे देन बहुत सारे हानिकारक गैसेस वगैरह भी निकलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे आप लालटेन वगैरह में यार पढ़ते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आपको नहीं मिल पाती थी, तो उसका इल्यूमिनेशन बहुत कम रहता था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं आपके मैकेनिकल लैम्प्स के। तो हमने क्या किया, इन्हीं ड्रॉबैक्स को रिप्लेस कर दिया। कैसे? इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के थ्रू। जैसे इजी टू कंट्रोल, तो इलेक्ट्रिकल लैम्प्स इजी टू कंट्रोल है। हाँ यार, सिंगल आप स्विच प्रेस करिए, लैम्प जो है आपका जल जाएगा, स्विच ऑफ करिए लैम्प बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ अब बहुत सारे रिमोट सेंसर्स भी आ गए हैं। उसके साथ साथ आप नए होटल्स वगैरह में जाइए तो जहाँ पे आपको RFID टैग मिला होता है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं सारी लाइट्स आपकी जल जाती हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं। तो ये इसका कंट्रोल जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी आसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल लैम्प्स आर इजी टू कंट्रोल। दूसरा अगर देखा जाए तो मोर रिलायबल। हाँ डेफिनेटली, अगर आप देखें कि LED वगैरह है तो यार इसका लाइफ जो है 50,000 घंटे तक होता है। तो यहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी और इसका लाइफ स्पैन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ इनके आउटपुट को आप देखिए तो फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल लैम्प्स में आप हवा वगैरह चलेगी तो इसका आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आउटपुट जो है वो काफ़ी स्टडी होगा। हाँ ये बात अलग है कि यार अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या होगा, या डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, वो एज अ फ्यूल इसके लिए काम कर रही है तो वो तो होना ही चाहिए, बट आउटपुट जो है इसका स्टडी होता है। तो मोर रिलायबल है और उसके साथ साथ स्टडी आउटपुट भी है।
उसके साथ अगर देखें तो क्लीनलीनेस, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी स्वच्छ होता है, वातावरण को ये प्रदूषित नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉल्यूशंस वगैरह भी नहीं होते, तो काफ़ी क्लीन होता है। जैसे अब मैकेनिकल लैम्प में आपको लालटेन होता था या लैम्प होता था, आपको बार बार क्या करना था, उसको साफ़ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ग्लास के ऊपर ब्लैकनिंग वगैरह आ जाती थी, उसके जो भी गैसेस वगैरह रिलीज़ हो रही थी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती थी, तो उसको हम साफ़ करते थे रेगुलरली। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि इनकैंडेसेंट बल्ब में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द इवेपोरेशन, ब्लैकनिंग आ सकती है वहाँ पर टंगस्टन के इवेपोरेशन, ऑक्सीडेशन के कारण जो इवेपोरेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एलईडी वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, CFL ट्यूब लाइट्स वगैरह, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, तो काफ़ी क्लीन है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यार, कि हमारा स्टडी आउटपुट है, उसके साथ साथ ज़्यादा रिलायबिलिटी है, इजी टू कंट्रोल है, क्लीनलीनेस है, मतलब काफ़ी क्लीन और नीट है। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो आंसर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे इलेक्ट्रिक लैम्प के, कि इलेक्ट्रिक लैम्प के क्या क्या एडवांटेज हैं यार। इजी टू कंट्रोल है, मोर रिलायबल है, और क्लीनलीनेस है, इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर देखें कि एक और एडवांटेज है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल लैम्प्स हैं दैट ऑल आर सुटेबल फॉर डेकोरेशन पर्पज़, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए सूटेबल होते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एडवर्टीज़मेंट के लिए ये सूटेबल होते हैं। एडवर्टीज़मेंट के साथ अगर देखें तो हम स्ट्रीट लाइटिंग में भी इलेक्ट्रिकल लैम्प्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग में इलेक्ट्रिकल लैम्प्स का इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रैफिक पे चले जाइए, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल लैम्प्स का यूज़ करते हैं। तो आज डे टू डे लाइफ में आपको जितनी भी चीज़ें मतलब कोई भी चीज़ अगर देखा जाए तो आप हर जगह पे इलेक्ट्रिकल लैम्प्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट हो, स्ट्रीट लाइटिंग हो, डेकोरेशन हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोला जा रहा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन है, विच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन ऑन ह्यूमन आई एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। यार ये तो पहले ही स्टेटमेंट मैं लिखवा चुका हूँ कि हमारी लाइट जो है वो क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो मानव की आंखों पर एक विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लाइट इज अ कॉज and illumination is a result of that light falling on the surface। मतलब जो लाइट है वो एक कॉज है, कारण है, किसका, उस इल्यूमिनेशन का, जो कि आपके सरफेस पे लाइट फॉल करा रही है। तो ये करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप देखते हो कि आप कोई बल्ब जलाते हो तो उस बल्ब के कारण जो रोशनी निकलती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, वो किसके कारण दिख रहा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो हमेशा लाइट के कारण है। तो यहाँ पर जो कारण है वो क्या है, लाइट है। उस लाइट के कारण हमें ऑब्जेक्ट क्या है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोसेस है, जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये फिनोमिना इल्यूमिनेशन कहलाता है बेटा। तो यहां पर ये प्रोसेस इल्यूमिनेशन है, दैट मीन्स ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इल्यूमिनेशन है, लेकिन इसका कारण क्या है, लाइट ही है। तो हम यही कहते हैं कि इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन जब कोई लाइट जो है किसी सरफेस पे पड़ती है तो ये फिनोमिना इल्यूमिनेशन कहलाता है। और उस इल्यूमिनेशन के कारण, उस इल्यूमिनेशन के प्रभाव के कारण वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे मेन रीज़न क्या है, उसका मेन कारण जो है वो लाइट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ कॉज, मतलब जो लाइट है वो क्या है, वो एक कारण है। और अगर देखा जाए कि इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन एक प्रभाव है या परिणाम है। इल्यूमिनेशन एक प्रभाव है या परिणाम है। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना होगा, क्या याद रखना है कि लाइट जो है वो कॉज है, मतलब कारण है, और इल्यूमिनेशन जो है वो क्या है, परिणाम है। लाइट के कारण ही हमें ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए कि बार बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ करते आए हुए हैं कि क्वेश्चन को फिर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ही अब आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है क्या है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां दोनों स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। मतलब कि न तो स्टेटमेंट 1 गलत है और न ही स्टेटमेंट 2। तो ये स्टेटमेंट 1, 2 ये सारे के सारे हट जाएंगे। यहां पर आंसर हो जाएगा नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2। मतलब कि कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ दोनों सही है। मतलब न तो 1 गलत है और न ही 2 गलत हैं। तो याद रखना है लाइट क्या है, एक कॉज है, इल्यूमिनेशन क्या है, इसका रिजल्ट है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेडिएंट एनर्जी का जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य है, वो ताप के बढ़ाने पर क्या होगा। इसको समझने के पहले हमें नेचर ऑफ लाइट समझना होगा। अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, अगर हम बात करें नेचर ऑफ लाइट की, नेचर ऑफ लाइट की, तो बेटा नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को जब भी आप रेड हॉट करते हो तो जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, काफ़ी रेड हॉट होता जाएगा। उसके बाद भी अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वो ग्लो करने लगेगा। दैट मीन्स वो हीट के साथ साथ अगर देखा जाए तो लाइट भी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इस समय जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडी का आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उस ल्यूमिनस बॉडी से जो रेडिएटिंग एनर्जी निकल रही है, उस ल्यूमिनस बॉडी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे देन रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम luminous body radiating energy from the luminous body increases and its wavelength decreases। ध्यान रखना its wavelength decreases। दैट मीन्स हमेशा ये ध्यान रखना कि जो वेवलेंथ होता है किसी भी ल्यूमिनस बॉडी के द्वारा जो रेडिएटिंग एनर्जी निकल रही है, उस रेडिएटिंग एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका वेवलेंथ डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है नेचर ऑफ लाइट में कि नॉर्मली जैसे जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे, उस बॉडी के थ्रू क्या होगा, एक रेडिएटिंग एनर्जी निकलेगी। मतलब वो एनर्जी लाइट प्रोड्यूस कर रही है और ये ल्यूमिनस एनर्जी जो है उस ल्यूमिनस बॉडी से निकलती जाएगी, ये बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ इसका वेवलेंथ क्या होगा, घटता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने के साथ साथ हमेशा रेडिएंट एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा वो घटता जाएगा। तो आंसर ए करेक्ट होगा। आंसर ए क्या हो जाएगा बेटा, घटता जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, घटता जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन इन द ऑप्शन। मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें क्या कराना है, मैच कराना है और हमें करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। मतलब ये लिस्ट जो है एक दूसरे से कैसे मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट ही दिया हुआ है बेटा कि अलग अलग तरह के लाइट्स हैं, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, रेडियो वेव्स है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कितने तरह की लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम होते हैं, उनका वेवलेंथ कैसा होता है। तो हम इसको एक लाइन के थ्रू आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन पे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये आपका जो वेवलेंथ हमने मान लिया ये कितना है, ये वेवलेंथ हमने मान लिया 4000 एंगस्ट्रॉम का।
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वेवलेंथ हमने मान लिया 7500 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर देखा जाए कि 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक यहाँ पर ये होती हैं विजिबल लाइट रेज। ये कौन सी लाइट रेज होती हैं बेटा? ये होती हैं हमारी विजिबल लाइट रेज। विजिबल लाइट रेज मतलब वो लाइट रेज हैं जो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, अपने नेकेड आइज के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप देख पाते हो यार, वाइट लाइट है, ये क्या है, ब्लैक लाइट हो आ रही है, ये ब्लू लाइट है, ये येलो लाइट है, ये रेड लाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी क्या है, आपकी विजिबल लाइट रेज हैं। और इनका वेवलेंथ अगर देखा जाए तो वेवलेंथ लगभग 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि विजिबल लाइट रेज का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉन। याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा अगर देखा जाए 7500 एंगस्ट्रॉन से लेके अगर हम बात करें यहाँ पर 3 × 10⁻⁻4 मीटर तक बेटा, 3 × 10⁻⁻4 मीटर का मतलब हो गया कि 0.3 mm। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 7500 एंगस्ट्रॉन से लेके 3 × 10⁻⁴ मीटर तक के रेंज पर जो लाइट रहती है, मीटर तक के रेंज पर जो लाइट रहती है, इसको हम क्या कहेंगे? हमेशा अगर देखा जाए कि यहाँ से 7500 एंगस्ट्रॉन से लेके 3 × 10⁻⁻4 मीटर तक के रेंज की जो लाइट रहेगी, इस लाइट को बेटा हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम हीट रेज भी बोलते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको इंफ्रारेड रेज कह सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हीट रेज बोल सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यार कि 4000 से लेके 7500 विजिबल है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ 7500 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.3 mm तक वेवलेंथ, ये वेवलेंथ बता रहा हूँ मैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंफ्रारेड रेज, या इसी को बेटा हम बोल सकते हैं हीट रेज। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए कि इसके ऊपर अगर देखें तो इसके ऊपर अगर हम देखें लगभग 11 मीटर तक, तो 11 मीटर तक मीन्स यहाँ पर 0.3 mm से लेके 11 मीटर तक का जो रेंज होता है, ये नॉर्मली कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग रेज या वेव्स। क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग रेज और वेव्स। तो यहाँ पे ऊपर तक का तो आपको पता चल गया। अब हम इसके विजिबल लाइट रेज के नीचे की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉन से नीचे आने पर अगर देखा जाए 300 एंगस्ट्रॉन तक, मतलब अगर देखा जाए 300 से लेके 4000 के बीच में, इसको हम बोलते हैं यूवी रेज, या इसी को बेटा हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या बोला जाता है, अल्ट्रा, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज। और अगर देखा जाए इसके इधर आप जितना भी जाएंगे, अब ये सारा का सारा क्या होगा, एक्स रेज होगा एंड गामा रेज होगा, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए यार कि विजिबल लाइट रेज कहाँ से कहाँ तक होता है, 4000 से लेके 7500 से लेके 0.3 mm तक क्या होगा, इंफ्रारेड रेज होगा, 0.3 mm से लेके 11 मीटर तक कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग वेव होगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 300 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक अल्ट्रावायलेट रेज होगा। उससे नीचे अगर 300 एंगस्ट्रॉम के नीचे आप जाएंगे तो एक्स रेज या गामा रेज आएंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक और वेव है जिसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसका जो वेवलेंथ होता है वो 11 मीटर से लेके 550 मीटर तक होता है। बहुत जगह पे 500 मीटर भी मेंशन किया हुआ है, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 11 मीटर से लेके 550 मीटर तक का वेवलेंथ आपके रेडियो वेव्स का होता है। तो ये सारे के सारे वेवलेंथ हम बता दिए। इसमें केवल और केवल हमें दिखाई क्या देता है बेटा, यहाँ पर विजिबल लाइट रेज दिखाई देता है, बाकी कोई भी लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो विजिबल लाइट रेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, अगर हम विजिबल लाइट रेज की बात करें बेटा, विजिबल लाइट रेज, तो यहाँ पे 7 लाइट्स होती हैं। कितनी लाइट होंगी? 7 लाइट, जिसको हम बोलते हैं वेब ग्योर। क्या बोला जाता है? वेब
ग्योर। इसके अलावा कोई भी कलर लाइट में नहीं होता है। ये सारी के सारे एक साथ मिल जाएंगी तो वाइट कलर हो जाता है लाइट का। अगर कोई ये आपसे पूछे कि यार किसी भी लाइट का वाइट कलर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। अगर ये सातों कलर मिलते हैं तब उसका वाइट कलर है, एक स्पेसिफिक कलर वाइट नहीं होगा। यही केवल लाइट की कलर ही होंगी, जहाँ पे V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, और यहाँ पर अगर येलो है Y का मतलब, O का मतलब ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे ये सारे हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर देखा जाए तो जो वॉयलेट कलर है, मतलब जो बैगनी कलर की लाइट है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है विजिबल लाइट रेज में। कितना इसका वेवलेंथ होता है बेटा? इसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम वेवलेंथ विजिबल रेज में किसकी होती है, हमेशा वॉयलेट लाइट की होती है। सबसे हाई वेवलेंथ किसका होता है? सबसे हाई वेवलेंथ होता है रेड का। तो अगर हम बात करें कि यहाँ रेड का जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, रेड का वेवलेंथ होता है 7500 एंगस्ट्रॉन तक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजिबल लाइट रेज में सबसे हाई वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। इसीलिए जितने भी डेंजर वगैरह के सिग्नल्स होते हैं वो रेड सिग्नल के बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होने के कारण आप इसको दूर से ही आपको देख सके कि हाँ यार यहाँ पे डेंजर है, ये साइन डेंजर का है। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। याद कर रखना कि ये हम विजिबल लाइट रेज में ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि ये आपके पास लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, हमें इन दोनों को क्या करना है, मैच कराना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल लाइट रेज की। तो विजिबल लाइट रेज का जैसा आप देख पा रहे हो 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब कि पहला जो है वो किससे मैच करेगा, 4000 से 7500। तो पहला को मैच करा दिया D, तो D का हो गया बेटा 1। तो D का 1 होने का मतलब या तो हम ऑप्शन B देखेंगे या ऑप्शन D। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका भी क्या होना चाहिए और मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पर या तो आपका D का देख रहे हो आप, D का 1 है, मतलब या तो ऑप्शन B होगा या ऑप्शन D होगा। ऑप्शन A और ऑप्शन सी खत्म हो गया, मतलब इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। अब दूसरा अगर देखा जाए इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का जो रेंज होता है वो बेटा कितना होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है यार, 7500 से लेके 0.3 mm तक इंफ्रारेड का रेंज होता है। तो ये देख रहे हो, ये आपका रेंज कौन सा है, इंफ्रारेड, कितना, 7500 से लेके 0.3 मीटर तक। तो इंफ्रारेड तो मीन्स दूसरा का अगर देखा जाए तो दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन ए होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि ए का जो है वो क्या होगा, 2 होगा। तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा। तो जैसे ही ए का 2 आप देखोगे और यहाँ ए का क्या है, 4 है, इसका मतलब डी भी इनकरेक्ट आ गया। तो बाकी 2 मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी अडॉप्ट करना होता है जब आपके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करने के लिए आए। आप बाकी 2 भी देख सकते हो, वो करेक्ट होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज मैंने आपको बताया है, अल्ट्रा वायलेट रेज 300 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब कि बी का जो है वो 3 हो जाएगा, बी का 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। रेडियो वेव्स का जो रेंज होगा वो वेवलेंथ का वो हमेशा कितना होगा, 11 मीटर से लेके। रेडियो वेव्स की बात करें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, गलत है यार, 11 मीटर से लेके ये कितना है, 550 मीटर तक, 11 मीटर से लेके 550 मीटर तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियो वेव्स, तो ये चौथा हो जाएगा। तो रेडियो वेव्स के लिए सी का 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। विजिबल में 7 कलर होते हैं, विब ग्योर, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर ये सारे कलर एक साथ मिल जाए तो वाइट बन जाता है। वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम है, रेड का 7500 एंगस्ट्रॉम सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे रेंज मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग वेवलेंथ क्या है। तो ये बेटा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम यार ज़्यादा लगेगा, बट एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लिया और ये पीडीएफ आपके हाथ लग गई तो डेफिनेटली आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यार मार्केट में जितनी बुक्स वगैरह है ना कचरा, उनको आप जब भी उठाओगे ना तो सारे क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे। तो चलिए आते हैं यार अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द वेवलेंथ ऑफ, मतलब कि जो हमारी मानव नेत्र हैं, ह्यूमन आई, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस वेवलेंथ के लिए होती हैं।
तो अगर हम बात करें कि वैसे यार सेंसिटिविटी अगर देखा जाए तो आपको अलग अलग कलर के लिए आपकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है किस वेवलेंथ के लिए हमारी ह्यूमन आई है। तो यहाँ पर पहले मैं सेंसिटिविटी और वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा। अगर देखा जाए तो ये ग्राफ आपका सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ है, वेवलेंथ विथ रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का बनता है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी आ रही है, ये किस पे, ये लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम पे आती है। मतलब जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी आ रही है वो किस पे आ रही है, वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपको मिल रही है, ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी किस पे मिल रही है, 5500 एंगस्ट्रॉम पे। और 5500 एंगस्ट्रॉम अगर देखा जाए तो नॉर्मली किसके लिए होता है, ग्रीन के लिए। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन आई जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए होती है, ग्रीन कलर के लिए। मतलब कि इसको बैड वेदर कंडीशन में भी आप ग्रीन को आसानी से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और यहीं के आसपास अगर देखो तो येलो कॉम्बिनेशन, अगर ग्रीन येलो है तो ऑलमोस्ट लगभग कभी कभी ग्रीन येलो, क्योंकि येलो का भी अगर आप देखोगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है। ग्रीन की वेवलेंथ जो है वो लगभग 5400-5500 एंगस्ट्रॉम होती है, और येलो की वेवलेंथ अगर देखोगे तो येलो की वेवलेंथ आपको लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्रीन की वेवलेंथ जो है वो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम ये कह सकते हैं यार कि नॉर्मली ग्रीन येलो कलर के लिए जो ह्यूमन आई है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पर मैं नोट में क्या लिख सकता हूँ, ह्यूमन आई is most sensitive for green yellow color। मतलब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए है, अगर कोई ऑप्शन स्पेसिफिकली अलग से ग्रीन के लिए है तो आप आंसर ग्रीन लगा दीजिए। नहीं तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन दे सकता है कि ग्रीन येलो। तो ग्रीन येलो कलर के लिए ह्यूमन आई ज़्यादा सेंसिटिव है। और ज़्यादा सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि वी कैन सी द ऑब्जेक्ट clearly in bad weather condition if the light is green or yellow। मतलब अगर कोई ग्रीन या येलो कलर है तो आप उसको बैड वेदर कंडीशन में भी, कम इल्यूमिनेशन में भी आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए जितने भी अगर देखा जाए कि रोड वगैरह पे आप देखेंगे कि साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये रोड पे साइन बोर्ड्स जो है वो हमेशा या तो ग्रीन के लगे होते हैं या येलो कलर के लगे होते हैं बेटा। इससे एडवांटेज क्या मिले, हाईवे पे आप जाएंगे तो नेशनल हाईवे पे ग्रीन कलर में ही आपको मिलेगा। उसके साथ साथ नॉर्मली अगर रोड्स वगैरह पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिला जाएगा, वहाँ पर आपको येलो कलर मिलता है। तो ये इसलिए होता है ताकि रात में मतलब आपका परफेक्ट इल्यूमिनेशन एनवायरनमेंट नहीं है, आपका धुंधला वगैरह रोशनी है, तो रात में भी आप दूर से ही उसको आसानी से देख पाएं। तो इसीलिए कहते हैं ह्यूमन आई जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए होगी, ग्रीन येलो कलर के लिए या 5500 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ के लिए। तो ये गलत है। ये वेवलेंथ किसका है, बैगनी का। ये वेवलेंथ किसका है यार, ये वॉयलेट कलर का है। ये वेवलेंथ किसका है, ये वेवलेंथ येलो कलर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर के लिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ये वेवलेंथ अगर देखा जाए तो ये वेवलेंथ है आपके रेड के लिए, ये भी गलत है। और अगर देखा जाए तो आंसर सी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर ग्रीन। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन येलो कलर के लिए जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में नहीं है तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप आंसर ग्रीन लगाओगे। तो यहाँ सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए जितने भी साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड होते हैं वो ग्रीन या येलो कलर के ही होते हैं, ताकि आप इनको धुंधली रोशनी में भी, कम इल्यूमिनेशन में भी आसानी से देख सकें। क्लियर है। तो बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और हमें यहाँ पर करेक्ट कोड जो होगा वो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। मैंने बता दिया है कि किस तरह से मेथड ऑफ एलिमिनेशन का आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है, ताकि जब ये एग्ज़ाम में आए तो हमारा कोई भी चीज़ छूटे ना बेटा। तो यहाँ पे जैसा कि आप इसको पढ़ के भी समझ पा रहे होगे यार, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर कर दे रही हैं। आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जा रही हैं, इसलिए हमने इस बैच का नाम रखा है ऑल इन वन। चलिए आते हैं मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है यार ल्यूमिनस फ्लक्स।
क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स? अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यार ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में। देखते हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है। तो आपको पता है कि जो भी रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। मतलब सपोज आपके पास एक बल्ब है, उस बल्ब से आप देखते हो कि जो भी एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड, वही क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो किसी भी बल्ब के द्वारा जितनी भी एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है, रेडिएंट एनर्जी जितनी भी पर सेकेंड निकल रही है, वही क्या है? आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है। जैसे कोई भी आप हॉट ऑब्जेक्ट देख लो, एक लोहा देख लो, उसको रेड हॉट कर दो। उसको रेड हॉट करने के बाद देखो उसमें दो चीज़ें निकल रही होंगी, एक तो लाइट निकल रहा होगा और दूसरा हीट। तो यहाँ जो ल्यूमिनस फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ये इसके हीट की बात मैं नहीं कर रहा कि वो कितना गर्मी दे रहा, हम बात कर रहे हैं उसके प्रकाश की, तो वो कितनी लाइट दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? वो रेडिएंट एनर्जी है जो पर सेकेंड किसी भी ल्यूमिनस बॉडी के माध्यम से निकलती है। ठीक है, तो यहां पर ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर बेटा बात करें तो ल्यूमिनस फ्लक्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। मतलब जो भी रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी, किसी भी ल्यूमिनस बॉडी के द्वारा जो भी रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है, उसी को हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो इसको किस में मेजर करते हैं? तो याद रखना है, इट इज मेजर्ड इन, याद रखना है इसको किस में मेजर करते हैं बेटा? इसको मेजर करते हैं ल्यूमेन में। तो इट इज मेजर्ड इन ल्यूमेन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? LM से। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना है कि कोई बल्ब है, वो कितनी लाइट दे रहा है पर सेकेंड, और जितनी भी लाइट पर सेकेंड दे रहा है वही क्या है? आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स है। ल्यूमिनस फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसमें एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको किस में मेजर करेंगे? ल्यूमेन में। तो पहला अगर देखा जाए तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखें ल्यूमेन, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट हो गई ल्यूमेन। तो पहला का क्या हो गया? C। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि C जो है इसका ये क्या हो जाएगा? C का पहला हो जाएगा बेटा, C का पहला। C ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मेजर करेंगे? ल्यूमेन में। तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ये ऑप्शन देखेंगे यार, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, बिकॉज ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 1 4 3 मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है यार। चलो कोई बात नहीं है, इसको हम चेंज कर देंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि C का क्या होगा? पहला। दूसरा अगर देखा जाए सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या है बेटा? दो तरह की एंगल होती है। जब भी हम एंगल की बात करें तो ये एंगल दो तरह की होती है। पहला अगर देखा जाए तो एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, एक को क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। और दूसरा अगर देखें तो दूसरे को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्लेन एंगल का क्या मतलब है कि एक ही प्लेन पर दो कन्वर्जिंग लाइन के द्वारा जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। यही क्या है? आपका प्लेन एंगल है। कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो ये आपका एक ही प्लेन में दो कन्वर्जिंग लाइन है। इस दो कन्वर्जिंग लाइन पे यहाँ इसके सेंटर से हम क्या करें? एक आर्क डालें। तो ये जो आर्क है ये क्या कहलाएगा? आर्क। और ये एंगल क्या है? थीटा। यही क्या है? आपका आर रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन एंगल कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। इसको किस में मेजर करते हैं? इसको हम हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं या डिग्री में मेजर करते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्लेन एंगल क्या है? दो कन्वर्जिंग लाइन को अगर आप देखो बेटा, तो दो कन्वर्जिंग लाइन से जो एंगल बन रहा है इन अ सेम प्लेन, वो क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो प्लेन एंगल कहलाएगा। इसको हम किस में मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में। किस में मेजर करते हैं? डिग्री और रेडियन। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? डिग्री या रेडियन। सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो सपोज ये कोई स्फेयर है। इस स्फेयर में अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा स्मॉल पोर्शन में पार्शियल सरफेस एरिया ले रहा हूँ। तो इस पार्शियल सरफेस एरिया के द्वारा
इसके सेंटर पे जितना भी एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम बोलेंगे क्या, ओमेगा। मतलब इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है पार्शियल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओमेगा सरफेस एरिया ए डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल अगर देखा जाए तो इसको यूनिट जो है वो यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो स्टेरेडियन होगी। तो ध्यान रखना है किसी स्फीयर में जो पार्शियल सरफेस एरिया लेने पे सेंटर की तरफ वो जितना भी एंगल क्या हो रहा है, बना रहा है, वही एंगल क्या कहलाएगा, हमेशा सॉलिड एंगल कहलाएगा। इसको घन कोण कहते हैं हिंदी में। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। तो ओमेगा बराबर कितना, ए बाई आर स्क्वायर। अगर कोई ये बोले कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या कोई रिलेशन है, हाँ एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंड प्लेन एंगल। अगर बात हम करें कि सॉलिड और प्लेन एंगल के बीच में कोई रिलेशन है, हाँ सर एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन होगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा एक प्लेन एंगल है, वो प्लेन एंगल कितना है, वो प्लेन एंगल हमने मान लिया अल्फ़ा। यहाँ पर प्लेन एंगल अल्फ़ा मान लिया। तो अगर हम बात करें कि इसका जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। याद रखना है कितना होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल भी पता चल गया। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, डिग्री। और रेडियन प्लेन एंगल क्या है, एक ही प्लेन में दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच का एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, एक पार्शियल सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर में जो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाता है वही क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट डिग्री होती है। तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा स्टेरेडियन। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तो बेटा यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे पेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर मैं इसी थैंक यू पेज पे थोड़ा सा लिखने का कष्ट करूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसी पेज पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें यार लिखूँगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पेज क्या है कि मैं इसको आईपैड की मदद से कर रहा हूँ और यहाँ पे आई थिंक मैं पेज ऐड नहीं कर पाऊँगा, या ऐड कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करने दो यार। हाँ तो यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने पेज ऐड कर लिया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसा कि इस क्वेश्चन में यार देख सकते हो, इस क्वेश्चन में देख सकते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेंशन है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझेंगे। तो अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेंसिटी किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है वही क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाएगा। मतलब कोई भी बल्ब है उसके पर यूनिट सॉलिड एंगल से जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स, जितनी भी रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है वही क्या कहलाएगी, हमेशा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाएगी। तो क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल पे जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है वही क्या कहलाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाएगी। इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आई से। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो आई बराबर कितना हो गया बेटा, एफ बाई ओमेगा। बताइए यहाँ पे एफ को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमेन में, ओमेगा को किस में, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा को स्टेरेडियन में। तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन हो जाएगा, या इसी को हम बोलते हैं कैंडेला।
क्या बोलते हैं, कैंडेला, या इसी को हम कहते हैं कैंडल पावर। क्या बोलते हैं, कैंडेला, या इसी को हम बोलते हैं कैंडल पावर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। वो क्या चीज़ें हैं यार, एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी यहाँ पर। हाँ यार, ये 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडेला या कैंडल पावर इसी को कहते हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा, F बाई ओमेगा। याद रखना है यूनिट क्या है, कैंडेला। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से या कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या है यार, ये एक लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंडल पावर, कैंडल पावर की क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी। लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी, ध्यान रखना है। कैंडल पावर क्या है, कैंडल पावर इज अ लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर बात करें कि एक कैंडल पावर बराबर कितने ल्यूमेन, तो आप आंसर देना 4 पाई ल्यूमेन। हमेशा ध्यान रखना है कि एक कैंडल पावर कितने ल्यूमेन के बराबर होगा, 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होगा। अगर कोई पूछे कि कैंडल पावर कैसे मेज़र होगा, तो कैंडल पावर इज मेजर्ड बाई फोटोमीटर। याद रखना है, कैंडल पावर को हम कैसे मेज़र करते हैं, फोटोमीटर के थ्रू मेज़र करेंगे। इट इज़ मेजर्ड बाई फोटोमीटर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगला, तो अगला आपसे क्या यहाँ पे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर है तो बताइए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी कैंडेला। तो पहला का अगर देखा जाए A का 2 है, A का ध्यान रखना, A का 2 है, ये देखिए A का 2 हो जाएगा। ठीक है, A का यहाँ पे या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, A का 2 हो गया। अगर देखा जाए B का 3 है, तो B का अगर देखें तो B का यही इसी ऑप्शन में चेंज कर देते हैं यार, B का 3 कर देते हैं, B का 3 कर दिया मैंने। उसके बाद अगर देखा जाए तो C का 1 है, इस ऑप्शन में मैं चेंज कर रहा हूँ C का 1। और उसके बाद जो बचा क्या, D का क्या होगा 4, मतलब इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, लक्स। तो यहाँ पे D का 4। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है बेटा, वो आंसर क्या हो जाएगा, B। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो आप सारे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये आपका इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन का क्या हो जाएगा, लक्स। तो हमें समझना होगा कि इल्यूमिनेशन क्या है। तो अगर बेटा हम इल्यूमिनेशन की बात करें, तो इल्यूमिनेशन देख लेते हैं, ये लास्ट है, इसी के बाद हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इल्यूमिनेशन की अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी ल्यूमिनस फ्लक्स किसी सरफेस पे गिरता है, तो यही आपका पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन। मतलब व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इल्यूमिनेशन। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो ये फिनोमेना इल्यूमिनेशन कहलाता है। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं यार कि इल्यूमिनेशन क्या है। इल्यूमिनेशन को अगर देखा जाए तो इल्यूमिनेशन बेटा क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन इज अ ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। मतलब जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स किसी सरफेस पे पर यूनिट एरिया गिर रही, वही क्या है, वही हमारा इल्यूमिनेशन है। तो इल्यूमिनेशन ई बराबर ल्यूमिनस फ्लक्स एफ हो गया डिवाइडेड बाई ए। तो एफ अपॉन ए, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी यूनिट जो होती है वो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। या इसी को हम बोलते हैं लक्स। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है लक्स। क्या बोला जाता है बेटा, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं लक्स। तो याद रखना है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, स्पेस नहीं है, इसी को बोलते हैं लक्स। और इल्यूमिनेशन को हम कैसे मेज़र करते हैं, इल्यूमिनेशन को हम मेज़र करते हैं किससे, इट इज़ मेजर्ड बाय
लक्स मीटर। कैसे मेज़र होगा? लक्स मीटर के माध्यम से इसको हम मेज़र करते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस को अगर देखा जाए, समराइज़ किया जाए कि आज की क्लासेस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की बेटा। तो आज की क्लासेस में हमने डिस्कस किया लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट अगर देखा जाए तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ह्यूमन आई पे विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है और जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख पाते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो लाइट में फोटॉन्स होते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं और इसके लिए कोई भी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए सोर्स ऑफ लाइट के बारे में तो दो तरह के सोर्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल नॉर्मली अगर देखा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी है। सन प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी मून है। आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्स होते हैं, मैकेनिकल लैंप्स और इलेक्ट्रिकल लैंप्स। मैकेनिकल लैंप्स जो है वो कैंडल हैं या फ्लेम ऑपरेटेड लैंप्स हैं। इलेक्ट्रिकल लैंप्स आपके इनकैंडेसेंट लैंप हैं, फ्लोरोसेंट लैंप है, हेलोजन लैंप है, CFL है, LED है। अगर देखा जाए बिगनिंग में तो मैकेनिकल लैंप्स यूज़ होते थे। करेंटली अब कोई भी लैंप आपके मैकेनिकल यूज़ नहीं कर रहा है, ये सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल लैंप्स के द्वारा। एडवांटेज फिर हमने इलेक्ट्रिक लैंप्स के देखे कि ये क्लीन होता है, इजी टू कंट्रोल होता है, ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, स्टडी आउटपुट होता है एंड दीज आर सुटेबल फॉर एडवर्टीजमेंट, डेकोरेशन, स्ट्रीट लाइटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल। लाइट जो है नॉर्मली कॉज होता है, इल्यूमिनेशन इसका इफेक्ट होता है जो कि लाइट आपके सरफेस पे गिर रही है। लाइट का नेचर अगर देखा जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेडिएंट एनर्जी जो है उसका वेवलेंथ डिक्रीज होता है। फिर आपने बताया कि लाइट को वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हमने बांट दिया है। विजिबल लाइट रेज जिसमें 7 कलर होते हैं, सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज़्यादा रेड की होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें 300 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इंफ्रारेड की अगर बात करें तो 7500 से 0.3 mm के बीच में। गामा रेज और एक्स रेज लेस देन 300 एंगस्ट्रॉम। और अगर देखा जाए तो 3.3 mm से लेकर 11 mm तक आपके कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग वेव। रेडियो वेव्स के बारे में देखा कि 11 मीटर से लेकर 550 मीटर तक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ह्यूमन आइज ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ऑन द वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए जो मानव आँखें हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो ग्रीन और येलो कलर जो होते हैं वो ज़्यादा धुंधले कंडीशंस में भी हमें आसानी से दिखाई देते हैं। इसलिए जितने भी साइनेज बोर्ड वगैरह लगे होते हैं ये सारे ग्रीन या येलो के होते हैं। नेक्स्ट हमने टर्मिनोलॉजी देखी कौन कौन से। ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में देखा, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी व इल्यूमिनेशन। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड है, यही क्या है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है। और किस में मेज़र करते हैं? ल्यूमेन में। प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल डिग्री में मेज़र करते हैं। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट प्लेन एंगल क्या है तो हमेशा याद रखना लार्जेस्ट प्लेन एंगल, हमेशा याद रखना है लार्जेस्ट प्लेन एंगल क्या होगा सर? ये 2 पाई होगा। और अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट सॉलिड एंगल कितना होगा तो आंसर देंगे आप 4 पाई। रिलेशन बताया आपको कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या है? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कहलाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। F बराबर आई बराबर F बाई ओमेगा। इसको कैंडला में मेजर करते हैं या कैंडल पावर। कैंडल पावर क्या है? लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी है। एक कैंडल पावर 4 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है। कैंडल पावर को फोटोमीटर से मेजर करते हैं। मीन यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है? वो ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, कि कितना ल्यूमिनस फ्लक्स आपके पर यूनिट सरफेस एरिया पे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, उसी को हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और इल्यूमिनेशन E बराबर F बाई A होता है। इसका यूनिट ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है या लक्स होता है, या इसी को हम मीटर कैंडल भी बोलते हैं। और इल्यूमिनेशन को हम मेज़र करते हैं किससे? लक्स मीटर से मेज़र करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बेटा समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी देर तक सुनने और समझने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और डेफिनेटली अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और आगे की वीडियो सारे आपको टाइम से मिलती रहें। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो केवल और केवल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो रोज़ाना 8 बजे मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी क्षण पे, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो। आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, दिन शुभ होने का मतलब यार ये है कि बहुत बच्चे कहेंगे यार रात में दिन शुभ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपका दिन रात सारी चीज़ें शुभ हो यार। और जिस लक्ष्य के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्य आप ज़रूर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।